प्यारे बच्चों, आज हम गृह विज्ञान में पाक क्रिया की विधियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं। भूख प्राणी मात्र की एक नैसर्गिक विशेषता है तथा भूख को शांत करने के लिए आहार या खाद्य सामग्री ग्रहण करनी पड़ती है। आदिम मनुष्य, जो पहले मनुष्य हुआ करते थे, वह अपनी भूख मिटाने के लिए उपलब्ध वस्तुओं को ज्यों का त्यों ही ग्रहण कर लिया करते थे। उदाहरण के लिए वह पशुओं को मारकर उनका मांस खा लिया करते थे। जंगल से प्राप्त होने वाले जो उनको फल मिलते थे, कंदमूल व अन्य वनस्पतियाँ मिलती थीं, वो ज्यों की त्यों वैसे ही खा लिया करते थे। प्यारे बच्चों, कहने का आशय यह है कि उन्हें पाक क्रिया का किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। वह कच्ची अवस्था में ही खाद्य सामग्री को ग्रहण कर लिया करते थे, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे मनुष्य ने आहार ग्रहण करने के ढंग में क्रमशः परिवर्तन कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे पाक क्रिया का विकास भी होता चला गया। आज पाक शास्त्र ने एक व्यवस्थित विज्ञान का रूप ग्रहण कर लिया है। अब हम पाक क्रिया का अर्थ समझेंगे। उपयुक्त परिचय से बच्चों आपको ज्ञात हो गया होगा कि पहले लोगों को पाक क्रिया का ज्ञान नहीं था और वह जैसा का तैसा उनको मिलता था वो वैसा ही खा लिया करते थे, परंतु अब जैसे जैसे विकास होता चला गया है वैसे वैसे पाक क्रिया का भी लोगों को अर्थ पता चल गया है और इससे संबंधित उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध खाद्य सामग्री को आहार के रूप में ग्रहण करने के लिए कृत्रिम रूप से तैयार करने की व्यवस्थित क्रिया को पाक क्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमें प्रकृति से खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, उस आहार को जब हम कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, अर्थात उसको बनाने का प्रयास करते हैं किसी न किसी व्यवस्थित क्रिया के द्वारा, तो वह पाक क्रिया कहलाती है। आधुनिक सभ्य मनुष्य के लिए पाक क्रिया एक स्वाभाविक और अनिवार्य क्रिया है, परंतु यह सत्य है कि आदिम मनुष्य इस क्रिया से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। पाक क्रिया का शुभारंभ व्यक्ति द्वारा आग जलाने के ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत ही हुआ है। प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति को आग जलाने का ज्ञान प्राप्त हुआ है, पाक क्रिया का ज्ञान भी व्यक्ति को उसके उपरांत ही प्राप्त हुआ है। पाक क्रिया के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध खाद्य सामग्री को जल, ताप व भाप द्वारा ऐसा रूप दिया जाता है जो इस सामग्री को अधिक सुस्वाद, नर्म तथा पचने में सरल बना देता है। जब हम पाक क्रिया के अंतर्गत खाद्य सामग्री को बच्चों जल, ताप और भाप इनके द्वारा ऐसा एक रूप दे देते हैं कि ये सामग्री स्वादिष्ट, नर्म और पचने में सरल बन जाती है, तो ये क्रिया हमारी पाक क्रिया के अंतर्गत आती है। जब हम किसी सब्जी को लेकर उसे धोते हैं, छीलते हैं एवं काटते हैं, उबालते हैं एवं छौंकते हैं, तब इन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पाक क्रिया ही कहा जाता है। इसी प्रकार से जब हम गेहूं के आटे पीसते हैं, गूंथते हैं और फिर रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकते हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हम आटे को ऐसे ही खा लेते हैं? नहीं, हम सबसे पहले आटे को पिसवाते हैं, गेहूं को पिसवाते हैं, फिर उसको गूंथते हैं, उसके बाद रोटी को बेलते हैं, फिर जाकर तवे पर हम रोटी को सेकते हैं। तो ये समस्त क्रियाएं भी पाक क्रिया की उप क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार पाक क्रिया अपने आप में एक विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रिया है। बच्चों, ये एक विस्तृत क्रिया है। इसमें पहले सब्जी जैसे होती है तो उसको धोते हैं, फिर काटते हैं, फिर उसको छौंकते हैं,
फिर वो ठीक तरह से बनती है। ऐसे ही गेहूँ होता है, गेहूँ के आटे को पहले हम पिसवाते हैं, फिर गूंदते हैं, फिर बेलते हैं, फिर रोटी बनती है। तो ये एक विस्तृत और व्यवस्थित क्रिया के अंतर्गत आती है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों के निर्माण से भी पाक क्रिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। जब हम विभिन्न प्रकार के बर्तनों के निर्माण से भी पाक क्रिया के विकास के महत्वपूर्ण ज्ञान को देखा हुआ पाते हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर ने आधुनिक पाक क्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है। आधुनिक युग में मनुष्य बिना पकाए भोजन ग्रहण करने की बात को सोच भी नहीं सकता है। प्यारे बच्चों, अब आधुनिक युग में कोई भी व्यक्ति किसी भी खाद्य सामग्री को बिना पकाए, बिना उसको पाक क्रिया के माध्यम से बनाए बगैर खाने का प्रयास नहीं करता है। अर्थात उसको इतना ज्ञान हो गया है कि किस चीज़ को कैसे बनाकर खाया जाए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम पाक क्रिया के उद्देश्य पढ़ेंगे। पाक क्रिया का उद्देश्य है आहार को सुपाच्य बनाना। आहार को ग्रहण करने से पूर्व लाभ तभी होता है जब उसका अच्छी प्रकार से पाचन हो जाए। पाक क्रिया का एक मुख्य उद्देश्य आहार को सुपाच्य बनाना है। बिना पकाया गया आहार यदि ग्रहण किया जाए तो कुछ परिस्थितियों में उसका पाचन प्रायः असंभव ही हो जाता है। यदि हम बिना पकाए किसी चीज़ को खाने का प्रयास करें, जो चीज़ ऐसी है जो बिना पकाए नहीं खाई जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में उसका पाचन असंभव हो जाता है तथा सामान्य रूप से उसका पाचन कठिन तथा केवल आंशिक रूप से ही हो पाता है। तथा सामान्य रूप से उसका जब भोजन आंशिक रूप से पाचन कम हो पाता है तो ऐसे में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पकाया गया आहार सुपाच्य हो जाना चाहिए, इसके लिए खाद्य सामग्री को पकाया जाता है। खाद्य सामग्री को पकने से उसका श्वेत सार या स्टार्च अलग हो जाता है और टूटकर नरम हो जाता है, जिसका पाचन सरलता से हो जाता है। इसी प्रकार मांस आदि को जब उचित ढंग से पकाया जाता है तो उसमें विद्यमान जो मांसपेशियों के तंतु होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और टूट जाते हैं और पका हुआ मांस हड्डियों से भी अलग हो जाता है, जिससे उन्हें खाने में तथा हजम करने में सरलता होती है। इसी प्रकार सभी खाद्य पदार्थ पकाए गए अपेक्षाकृत सरलता से हजम हो जाते हैं। पके हुए खाद्य पदार्थ पाचक रसों के संपर्क में सरलता से आ जाते हैं और शीघ्र ही वह पच जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस उद्देश्य से ज्ञात हो गया होगा कि आहार को सुपाच्य बनाने के लिए पाक क्रिया कितनी आवश्यक होती है, क्योंकि ऐसी सामग्रियां होती हैं जो बिना पचाए वो बिना पकाए नहीं खाई जाती हैं। ठीक है, तो आहार को सुपाच्य बनाने के लिए उसको पाक क्रिया के माध्यम से बनाना ज़रूरी होता है। अब नंबर 2 है आपका आहार को स्वादिष्ट बनाना। पाक क्रिया का एक उल्लेखनीय उद्देश्य खाद्य सामग्री को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाना भी होता है। विभिन्न खाद्य सामग्रियाँ कच्ची अवस्था में स्वादिष्ट नहीं होती हैं, बल्कि उनका स्वाद अरुचिकर भी होता है। जैसे आलू है, अरबी है, जिमीकन है, मांस है, मछली है। बच्चों, आप देखते हो ये हमें सब जितनी भी सामग्रियां हैं, प्राकृतिक स्वाद जो इनका है वो अरुचिकर होता है। कभी आप कच्चे आलू को खाकर देखिए, कच्ची अरबी को खाकर देखिए, वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इन खाद्य सामग्रियों को यदि पाक क्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है तो ये स्वादिष्ट बन जाती हैं और रुचिपूर्वक खाई जा सकती हैं। इसीलिए कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं जिनको पाचन क्रिया के माध्यम से पकाना ही पड़ता है और उसके बाद वह आहार स्वादिष्ट लगने लगता है। प्यारे बच्चों, पाक क्रिया का उद्देश्य भोजन को आकर्षक बनाना भी होता है। खाद्य सामग्री को पकने का एक उद्देश्य उसे आकर्षक बनाना भी होता है। जब आपको कोई भोजन आप खाने के लिए बैठते हैं तब आप देखते हैं कि एक भोजन
आपके सामने जब परसा गया है तो वो देखने में आकर्षक होता है, सुंदर होता है, क्योंकि वह पका हुआ होता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो जब वो देखने में सुंदर आकर्षक लगेगा तो आपको उसको अच्छी तरह से खाने का मन भी करेगा। पकने पर आहार का स्वाद अच्छा हो जाता है, उसका रूप आकर्षक हो जाता है तथा उसमें एक प्रकार की लुभावनी सुगंध उत्पन्न हो जाती है जो कि आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। अनेक खाद्य व्यंजनों को मसाले एवं रंगों से विशेष आकर्षक बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए चावल से जब पुलाव या बिरयानी तैयार की जाती है तब उसमें एक मनोहारी सुगंध उत्पन्न हो जाती है जो कि आपको अलग ही खुशबू आने लग जाती है कि आज पुलाव बन रहा है, जो कि आप अगर सादे चावल बनाएं तो उसमें अलग आती है तथा उसका रूप भी आकर्षक हो जाता है और आकर्षक आहार के प्रति विशेष रुचि जागृत हो जाती है। जो चीज़ सूंघने में अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है, वह खाने में भी रुचिकर और स्वादिष्ट लगती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जैसा हमने अपने मन में सोच लिया वैसा ही हम उसको उस खाद्य सामग्री के बारे में सोचते हैं। कोई चीज़ आपको अगर अच्छी नहीं लग रही है, उसमें आपको खुशबू नहीं आ रही है या आपको लग रहा है कि ये खाना अच्छा नहीं बना है, तो उसका आपकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। और जो आपको आकर्षक लग रही है, सुंदर लग रही है, खुशबू आ रही है, भोजन और आपका सामान्य भोजन ऐसा बना हुआ है जो आपको खाने का मन कर रहा है, तो ऐसे में आपको भोजन को खाने का मन भी करता है। इसीलिए भोजन आकर्षक होना चाहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब आपको भोजन देखने में सुंदर लगेगा, खुशबूदार लगेगा, तब उसको आप बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। भोजन स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। नंबर 4, आहार को रोगाणुओं से मुक्त करना। खाद्य सामग्री को पकाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि आहार को विभिन्न रोगाणुओं से मुक्त किया जाता है। कच्ची खाद्य सामग्री, जब विशेष रूप से बच्चों मांस, मछली, दूध होता है, इनमें कुछ रोगों के कीटाणु हुआ करते हैं, परंतु जब मांस, मछली आदि को समुचित ताप पर, एक अच्छे तरह से ताप पर पका लिया जाता है तो इनके कीटाणु मर जाते हैं। और दूध को भी भली भांति उबाल कर ही ग्रहण करा जाता है, क्योंकि दूध में भी कुछ रोगाणु होते हैं जो कि कच्चा होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर कच्चा दूध है उसको आप 2 घंटे बाहर रख दो तो वो फट जाएगा, परंतु इसकी अपेक्षा अगर आपने दूध को उबाल रखा है तो ऐसे में आपका जो है दूध जो आपके द्वारा उबाला गया है वो ठीक रहता है। इसके अलावा बच्चों भोजन स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक होता है। अब ऐसे में जब आप उसको भली भांति उबाल लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होता है और उसके कीटाणु सारे मर जाते हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए रोगाणु रहित आहार ही ग्रहण करना चाहिए। अब आहार को विविधता प्रदान करना। पाक क्रिया का एक उद्देश्य खाद्य सामग्री को विविधता प्रदान करना भी होता है। पाक क्रिया के माध्यम से एक ही खाद्य सामग्री को भिन्न भिन्न व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए पाक क्रिया के माध्यम से एक ही सब्जी को अनेक प्रकार से तैयार किया जा सकता है, जैसे भिन्न भिन्न व्यंजनों का स्वाद, आकर्षण, सुंदरता, उसका गुण भी भिन्न भिन्न हो जाता है। आहार की विविधता व्यक्ति को अधिक संतोष प्रदान करती है तथा आहार के प्रति रुचि भी बनी रहती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा है अगर कोई पनीर है, पनीर को हम कढ़ाई पनीर के रूप में भी बना सकते हैं, पनीर बटर मसाला भी बना सकते हैं, पनीर पसंदा भी बना सकते हैं, मटर पनीर भी बना सकते हैं। जब आहार में विविधता होती है तो ऐसे में आपको एक संतोष अंदर से होता है कि हमारे लिए आज मटर पनीर बना है, हमारे लिए आज शाही पनीर बना है, मगर होता आहार पनीर ही है, बस उसको बनाने का जो ढंग है वो विविध प्रकार का हो जाता है, जिससे आपकी रुचि आहार के प्रति बनी रहती है। अब है आहार का संरक्षण। खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना भी होता है। कच्ची खाद्य सामग्री शीघ्र ही सड़ने लगती है तथा खाने योग्य नहीं रहती है, परंतु जब समुचित ढंग से भोजन पकाया जाता है तो खाद्य सामग्री अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। उदाहरण के लिए कच्ची दूध शीघ्र फट जाती है, परंतु उसे आग पर अगर पका लिया जाए तो काफ़ी हद तक उसके हालात ठीक रहते हैं और वह काफ़ी समय तक रखी जा सकती है। अचार,
तथा मुरब्बे के रूप में पकाई गई जो खाद्य सामग्री है वो भी काफ़ी समय तक सुरक्षित रहती है। प्यारे बच्चों, आज हमने पाक क्रिया का अर्थ व पाक क्रिया के कुछ उद्देश्यों के बारे में जाना है। अब इसके बाद हम पाक क्रिया की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जितने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, आप उसको अच्छी तरह से याद करें व समझें।